नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जी हाँ, ये कोई आम लाइन नहीं बल्कि ये बयान दिया है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और इसी एक लाइन ने बिहार के सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले गिरिराज सिंह के इस बयान ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एक रैली में उन्होंने कहा, भाजपा को नमक हराम के वोट की जरूरत नहीं, और ये सुनते ही राजनीतिक गलियारों में आग लग गई। मुरादाबाद से AIMIM के वकील रशीद एडवोकेट ने बीजेपी के गिरिराज सिंह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है और उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। लोग कहते हैं उन्हें मंत्री इसीलिए बनाया गया है कि वे मुसलमान को पाकिस्तान भेजते रहें। जो लोग भारत के मुसलमानों के बारे में इस तरह से बयान दे रहे हैं, वे असल में भारत के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ये लोग जो इस तरह से मुसलमानों को नमक हराम कहेंगे, ये लोग तो खुद देशद्रोही लोग हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े गए हैं, उस पर भी वकील रशीद एडवोकेट ने कहा कि वाइस चांसलर ने खुद काम किया है। ये इसी तरह से खुद पोस्टर फाड़ते हैं और छात्रों पर इल्जाम लगाते हैं, छात्रों पर आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड करते हैं। वहीं बरेली में हुए लाठीचार्ज पर वकील रशीद ने कहा कि बरेली में जो भी नेता जाना चाह रहा है, उस पर प्रशासन आखिर क्यों रोक लगा रहा है, या फिर आप ये खुद मैसेज देना चाह रहे हैं कि बरेली के हालात ठीक नहीं है और वहाँ का प्रशासन कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तो जब वहाँ के हालात ठीक हैं तो वहाँ कोई क्यों नहीं जा सकता, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ का प्रशासन डर रहा होगा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में संभाल नहीं पाया। वकील रशीद यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ टारगेट करके काम हो रहा है और हर बार सिर्फ मुसलमान पर ही बुलडोजर चलता है। मुसलमान के ऊपर ही बुलडोजर चलेगा, मुकदमे भी होंगे। और फतेहपुर में जो बीजेपी और समाजवादी के लोगों ने मकबरा तोड़ा, जो लोग मकबरा तोड़ रहे थे, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। उसमें FIR तो कर दी गई, लेकिन विधानसभा में जब आरोपियों के नाम बोलने की बात आई तो मुख्यमंत्री ने वही रोक दिया और उनमें से किसी के घर पर भी बुलडोजर नहीं चला। वकील रशीद ने आजम खां पर भी बोलते हुए कहा कि आजम खां साहब, बहुत जुल्म हुए हैं आजम खां साहब पर, उन्हें टारगेट किया गया है। अखिलेश यादव पर कहा कि अतीक अहमद के मौत के जिम्मेदार भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव ही हैं, और जब करप्शन के चार्जेस अखिलेश यादव पर थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप मुझ पर कार्रवाई ना करें, आजम खां पर करें। और वैसे भी अखिलेश यादव को ऐसे नेता नहीं पसंद जो उनकी बराबरी करके बात कर सके, इसीलिए उन्होंने आजम खां को साइड लाइन कर दिया। और जो आजम खां साहब का इलाज हुआ, उस पर भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कोई पैसा नहीं खर्च किया। वहीं 27 के चुनाव पर कहा कि जब तक मुसलमान की इंडिपेंडेंट लीडरशिप को अखिलेश यादव तस्लीम नहीं करेंगे, वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी दोबारा मुख्यमंत्री बने। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार वहां दोबारा से बने। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वकील रशीद एडवोकेट। वकील भाई, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो नमक हराम। देखिए, वो जो भी मंत्री हैं उनको ये काम दिया गया होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदुओं को एक तरफ करना है, मुसलमानों को एक तरफ करना है, तो इस तरीके से बयान तो उन्होंने देने ही हैं। लोग कहते हैं कि उनको मंत्री इस वजह से बनाया गया है ताकि वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते रहें, तो उनको तो विदेश मंत्रालय में दे देना चाहिए था। और जो लोग मुसलमानों के बारे में ऐसी बात करते हैं, भारत के मुसलमानों के बारे में, तो असल में तो वो लोग भारत के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। आप किसी भारतीय नागरिक को नमक हराम कह सकते हैं? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, दलित हो, आप उसको नमक हराम कहेंगे? तो ये लोग जो हैं ये ख़ुद देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही टाइप के लोग हैं। ये वही सोच है, ये देश को कमज़ोर करने वाली सोच है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़ दिए गए, लगे हुए लाइटें लगी थी कुछ सरकारी, तो पोस्टर फाड़ दिए गए। तो वहाँ पे तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वहाँ के वाइस चांसलर ने खुद कराया है काम। वहाँ के लोगों का तो यही आरोप है कि ये खुद पोस्टर लगवाते हैं, फिर खुद पोस्टर फटवाते हैं, छात्रों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो छात्र उनके प्रशासन को चैलेंज करते हैं, जो छात्र आंदोलन करते हैं, जो छात्र हितों की बात करते हैं, उन छात्रों पर आरोप लगा के उनको सस्पेंड करते हैं। वो बरेली में दंगा हुआ, दंगा होने के बाद बुलडोजर चल रहा है योगी जी का। नहीं, दंगा तो नहीं हुआ वहाँ पर। दंगा तो दो समुदाय में होता है, वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस ने लाठीचार्ज करा। हाँ, अब आप देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज करा है और उन्होंने कहा है कि धारा 144 लागू थी और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
तो अभी पुलिस ने लाठीचार्ज बहराइच में भी किया था, उत्तर प्रदेश में एबीवीपी पे भी किया था और जगहों पे भी किया था। तो जो भी लोग जो है वो अपने हक की बात कर रहे हैं, उन पर लाठी तो चल ही रही है। आखिर क्या वजह जो बरेली के अंदर कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अगर जाना चाह रही है उसके ऊपर रोक लगा रही है प्रशासन, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्यों रोक लगा रहे हैं आप अपने रोक लगा के ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बरेली के हालात ठीक नहीं हैं, और प्रशासन लगातार वहाँ का ये कह रहा है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं। तो जब बिल्कुल ठीक है तो कोई भी आ जा सकता है, तो आप क्यों रोक लगा रहे हैं? अगर कोई जाना चाह रहा है बरेली में, तो बरेली को पाकिस्तान में तो है नहीं, बरेली तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारा भारत का हिस्सा है, कोई भी कहीं जा सकता है, उसमें क्या बात है? ऐसा मानकर चले कि कहीं योगी सरकार को डर तो नहीं है, कहीं बोल बोला गया? हाँ, वहाँ का प्रशासन जो है वो डर रहा होगा, क्योंकि उस प्रशासन ने जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो नहीं डील कर पाए, उसको वो नहीं संभाल पाए। उन लोगों को लगता है कि उन पर कार्रवाई होंगी। तो ऐसा तो नहीं संभल वाली स्थिति हो, कैसे जाओ को वही? नहीं, अब देखिए वहाँ पर टारगेट करके तो काम करा ही जा रहा है। बुलडोजर हमेशा चलता है बेचारे मुसलमान के ऊपर, और किस पे चलता है? आपको एक कानून तोड़ते हुए दो लोग दिखाई दे जाएं, कहीं पे मुसलमान हो कानून तोड़ने वाला, कहीं दूसरा हो, तो जहाँ मुसलमान होगा वहाँ बुलडोजर भी चलेगा, मुकदमे भी होंगे, सीढ़ियाँ भी लगेंगी, सब कुछ होगा। फतेहपुर में भी तो हुआ था। फतेहपुर में तो बीजेपी के और समाजवादी के लोग मकबरा तोड़ रहे थे, कब्र तोड़ रहे थे, मज़ार तोड़ रहे थे। समाजवादी के लोग मौजूद थे उसके अंदर, तो बीजेपी के लोग मौजूद थे, पुलिस वहाँ मौजूद थी। कितने लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई हुई। आपने एफआईआर कर दी, लेकिन विधानसभा में जब उन लोगों के आरोपियों के नाम बोलने की बात करी गई तो मुख्यमंत्री ने रोक दिया कि नाम मत लीजिए किसी का। ना उनके घर पे बुलडोजर चला किसी के घर पर, आप बता दिए किसी घर पे चला हो। बरेली में तो चला। तो कहीं ना कहीं एक ही जगह टारगेट बनाई जा रही है बुलडोजर। आप मुसलमान तो 70 साल से टारगेट है यहाँ पर, आज़ादी के बाद से। आप देख लिए कांग्रेस की हुकूमत रही हो या समाजवादी की रही हो, किसी की हुकूमत रही हो, मुसलमान तो बेचारा टारगेट ही रहता है हमेशा। अच्छा, आजम खान ने सुरक्षा वापसी कर दी है, क्या आजम खान को ऐसा लग रहा है कि डर है? आजम साहब आजम खान साहब पे बहुत जुल्म हुए हैं लगातार, और उनको टारगेट करा गया है। और हमारा मानना तो ये है, और आप आम लोगों से बात करेंगे कैमरा बंद करके तो वो सब यही कहेंगे कि अखिलेश जी ने जैसे अतीक अहमद की जब उनका अतीक अहमद की मौत हुई तो उसमें लोगों ने कहा कि भाई अखिलेश यादव जी ने ही विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्रोवोक किया था, इस वजह से वो अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे ही जब अखिलेश यादव की कोई बात आती है तो अखिलेश यादव जो है फ़ौरन उन्होंने कहा कि भाई मुझ पर कार्रवाई मत कीजिए, आप आज़म खान ले लीजिए और उन पर कार्रवाई कर दीजिए। भाई करप्शन के चार्जेस तो अखिलेश यादव जी के ऊपर थे, गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर थे, आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर पे थे, सीबीआई जांच की इंक्वायरी भी शुरू हुई थी उसके ऊपर। बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। अखिलेश जी अपने आराम से इसी रूम में बैठे हैं, शानदार तरीके से सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के ऐसा तो नहीं है कैसा आप बता रहे हैं आज उनका वो उसको अखिलेश यादव कैसा अतीक का हाल कर रहे हैं ऐसी उधर? नहीं, आजम खान साहब हो या कोई भी हो, आजम खान साहब ने सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है, तो वो टारगेट पे तो हैं, वो तो अखिलेश यादव के टारगेट पे हैं। और समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब के अलावा किसी की इतना ऐसा तो है नहीं कोई मुसलमान इतना बड़ा लेवल पे, इतने बड़े ओहदे पर हो, और जहाँ पे वो अखिलेश जी की बराबरी से बात कर सकते हो, अखिलेश जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो अखिलेश जी को ऐसे नेता पसंद भी नहीं है, तो इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं डर क्यों है आजम खान? सुरक्षा लेने में क्या परेशानी है? नहीं, आजम खान साहब के पास वो अभी उनका वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, उस सुरक्षा पे जो खर्चा होता है वो पैसे कौन देगा। वही बता रहे थे कि साहब हमारा जब इलाज हुआ तो इस इलाज में जो पैसा खर्च हुआ तो वो भी सरकार ने नहीं दिया, ना अखिलेश यादव ने दिया, ना समाजवादी पार्टी ने दिया। तो आजम खान साहब ने अपने जो उनकी जमा पूंजी थी, जो उनके सेविंग्स थी, वही सब उनके इलाज में ख़त्म हुई थी। तो क्या लग रहा है 27 के किस तरह से चुनाव आ रहे हैं? नहीं, 27 का चुनाव जो है वो जब तक मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात नहीं की जाएगी, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, मुसलमानों को जब तक उनकी इंडिपेंडेंट लीडरशिप को अखिलेश यादव तस्लीम नहीं करेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा, बिहार के अंदर जब बात करी जाए तो वो ऐसी पार्टी का भी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है, और दूसरी बात की
और वहाँ पे है ना कुछ बीजेपी वालों को दौड़ा के बिहार में भगाए भी है, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिहार के अवाम बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है। और वो सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से 20 साल से जो वहाँ पे हुकूमत चल रही है नीतीश कुमार की, और उससे पहले बीच में इनकी हुकूमत भी बनी आरजेडी की। तो हम तो नहीं चाहते कि वहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी दोबारा मुख्यमंत्री बने। बीजेपी दोबारा और हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो हम तो नहीं चाहते बीजेपी की सरकार वहाँ बने। तो हमने तो कहा था कि भाई हम 6 सीटों पे, हम 6 विधानसभा हैं जहाँ हम जीत चुके हैं, हम तो खाली 6 सीटें मांग रहे थे, हमें दे दो भाई, सिर्फ 6 सीटें दे दो। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। वो 1% वाले जो साहनी साहब हैं, जिनका समाज 1% है पूरे बिहार में, उनको उन्होंने 15 सीटें दी हैं, 15 सीटें। और वो तो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा, बिहार के अंदर एक ऑफर दी थी बीजेपी वालों ने 10,000 रुपये की स्कीम की लेडीज को, क्या कहना चाहिए? आप ये स्कीम कहीं ना कहीं सरकार बनाएंगे? नहीं, आप जो ये स्कीम दे रहे हैं वो अभी उसमें भी अभी बात चली रही थी कि उस स्कीम में क्या क्या हुआ है। वह 12,471 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने वो महिलाओं की स्कीम का फ़ायदा उठा लिया, वो महिला बन गए। तो ये तो हाल है उस स्कीम का। तो उन महिलाओं तक पहुंच कब रही है वो स्कीम? तो बीजेपी वालों के नाम पे स्कीम दे रहा है, फ़ायदा मिल गया? नहीं, लोगों तक नहीं पहुंच रहा ना। आप कोई पॉलिसी बना दीजिए और लोगों तक ना पहुंचाइए तो कैसे चलेगा काम? तो बिहार में क्या कहेंगे, मतलब बीजेपी वालों को जो दौड़ा है उसके लिए? नहीं, बहुत सी जगहों पे कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, वो एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। ये तो राजनीतिक खेल है, चल ही रहा है सब जगह, सब जगह चल रहा है। कांग्रेस ये जो है राहुल गांधी पोल खोलते राहुल गांधी की वोट चोरी की उस पर क्या करेंगे? देखिए, वोट चोरी का सबसे पहला मुद्दा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया था, अख्तरुल साहब ने उठाया था, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के। और वो सब लोग जो है इलेक्शन कमीशन पहुंचे, साहब ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए सबसे पहले कौन पहुंचा था। अच्छा, 27 में यूपी में चुनाव लड़ेगी MIM? बिल्कुल लड़ेगी, पूरी मजबूती से लड़ेगी। हमारे नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। बैरिस्टर साहब का आदेश जैसे होगा और उस सारी जितनी सीटें तय करी गई जाएंगी उन सब सीटों पे चुनाव होगा। एक आखिरी सवाल ये है, बीजेपी वाले आखिर क्या कहते हैं ओवैसी जी को, कहते हैं बीजेपी का एजेंडा? भाई अब वो यही तो बात है, हम तो कहते हैं आप इन दोनों को बैठा के तय कर लीजिए। बीजेपी कहती है कि हम जो हैं वो देशद्रोही हैं, हम जो हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं। समाजवादी और कांग्रेस कहती है ये इसकी बी टीम है। फिर महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो समाजवादी को कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहती है समाजवादी बीजेपी की बी टीम है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो ये पहले ये तय कर लें बीजेपी की बी टीम है कौन किसकी टीम है। ये सब एक दूसरे की टीम है, हम तो जनता की टीम है और जनता के लिए बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं। अब उनको ये लगता है कि उन्होंने जिस वोट बैंक पर कब्जा कर रखा था वो वोट बैंक अब हिलने लगा है, वो वोट बैंक सवाल करने लगा है, वो वोट बैंक अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। तो उनको तकलीफ़ पहुंच रही है इस चीज़ से। वो कहते हैं बस हमें वोट देते रहो, वोट चुपचाप बिल्कुल बिना कुछ मांगे बिना कुछ तय किए बस वोट देते रहो। अगर तुमने अपनी हिस्सेदारी मांग ली, अगर तुमने ये कह दिया कि साहब हम 20% हैं तो हमें चपरासी भी 20% चाहिए और डीएम भी 20% चाहिए और टीचर भी 20% चाहिए, तो हम तुम्हें अपने बराबर में नहीं बिठाएंगे, बस वोट देते रहो हमें।